हेलो बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि क्लास 11 स्टार्ट हो चुका है, तो मैं भी आप लोग को यूट्यूब पर अपने वीडियो के माध्यम से फिजिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिजिक्स का पहला चैप्टर है फिजिक्स वर्ल्ड, यानी फिजिक्स का बेसिक जो जानकारी है, साइंस के बेसिक जानकारी है, उसके विषय में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में जानेंगे। तो देखिए, साइंस वर्ड जो है ना, साइंस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है मुख्य रूप से लैटिन वर्ड साइंटिया से हुई है। किससे? साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया, जिसका अर्थ होता है लैटिन वर्ड में जानकारी प्राप्त करना, और इसको लैटिन को हिंदी में कहते हैं रोमन। तो लैटिन शब्द साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना। अर्थात साइंस में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त किया जाता है। यानी साइंस वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया मीन्स टू नो। अर्थात साइंस शब्द की उत्पत्ति रोमन शब्द साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। यहाँ से आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। साइंस शब्द हिंदी में कहें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है विज्ञान। संस्कृत में भी विज्ञान ही होता है, आपको लैटिन में रोमन हो जाता है। और यदि बात करें अरबिक में, तो अरबिक में इलम होता है। अब कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं। इलम वर्ड आप लोग सब लोग जानते हो, भोजपुरी या हिंदी में इलम वर्ड खासकर जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग या औरत लोग इसको यूज करती है। जैसे यूज करते हैं लोग कि आपके पास कोई इलम ही नहीं है, तो अर्थात कोई इलम ही नहीं है, अर्थात वही इल्म के बारे में बात करते हैं जिसको इलम, एक्चुअल वर्ड इलम है लोग, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं? इल्म। तो मुख्य रूप से वही इल्म जो है, मतलब आपके हाथ के कुछ नॉलेज नहीं है, हाथ की जानकारी नहीं है, यानी आप हाथ से अपने कुछ करने का आपके पास जानकारी नहीं है, तो वही वर्ड इलम है। मतलब वो लोग कहने का अर्थ होता है कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है। तो वही मुख्य रूप से कहें तो साइंस वर्ड जो हो गया लैटिन वर्ड साइंटिया, हिंदी में विज्ञान, और अरबिक में इलम, ये सभी एक ही अर्थ रखता है, अर्थात जानकारी प्राप्त किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। जैसे देखिए, अब साइंस में आप जानते हैं कि साइंस इंग्लिश में कहें तो साइंस, यदि रोमन में कहें तो साइंटिया, और हिंदी या संस्कृत में कहें तो विज्ञान, और अरबिक में कहें तो इलम। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा पेज में कि देखिए डिफिनीशन क्या होता है। देखिए, मानव समाज द्वारा प्रयोग और परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को सजाकर, सुसज्जित तरीका से सजाकर अध्ययन करने को विज्ञान कहते हैं। जैसे देखिए, ज्ञान तो किसी तरह का हो सकता है, जैसे जानकारी किसी तरह का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये सब क्या है? जानकारी है, लेकिन ये पॉलिटिकल जानकारी है। ये एक्सपेरिमेंट और परीक्षण से, एक्सपेरिमेंट और प्रयोग और परीक्षण से प्राप्त नहीं हुआ है। ये एक क्या है? ये पॉलिटिकल जानकारी है। जैसे एक्सपेरिमेंटल जानकारी क्या हुआ, आखिर न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उन्होंने क्या देखा? सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उन्होंने देखा, सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, देखा कि यहाँ क्या है? यहाँ एक फल गिरा। ठीक है, तब फल गिरा, और इन्होंने सेब नहीं, एक तरह से मैंगो के पेड़ के नीचे बैठा हुआ, देखा कि यहाँ से एक फल गिरा। उन्होंने बैठ के उस फल को अभी देख ही रहा था कि जब तक कोई व्यक्ति आया इसको उठाकर लेकर चला गया। तो जब व्यक्ति उठाकर लेकर चला गया तो बहुत देर बैठे ही वहाँ थे, तब कोई दूसरा व्यक्ति आया और पूछा कि क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैन प्लस गो, अर्थात यहीं से इसका नाम क्या हो गया? मैंगो। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सेब गिरा, तो कुछ लोग कहते हैं आम गिरा। जो भी हो, लेकिन ये चीज़ है कि वहाँ उन्होंने क्या किया, कोई चीज़ ऊपर से गिरा, पेड़ से फल गिरा, उसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो इसी का डिफिनीशन हम लोग, पूर्ण डिफिनीशन होता है मानव समाज द्वारा प्रयोग और परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को सुसज्जित तरीका से सजाकर अध्ययन करने को ही विज्ञान कहते हैं।
अब आपको डिफिनीशन क्लियर हो गया है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमेशा हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है वो किससे? प्रयोग और परीक्षण से। हर तरह के ज्ञान को हम विज्ञान नहीं कहेंगे, जो ज्ञान प्रयोग और परीक्षण से प्राप्त होगा। जैसे कि आप देखते हैं मैग्नेट को, जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, या पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं तो क्या करता है? एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ये प्रयोग और परीक्षण से प्राप्त हुआ। तो प्रयोग और परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। अब हम आगे बढ़ते हैं। आखिर साइंस का रूल क्या है? तो साइंस का रूल हम लोग जानने के लिए सबसे पहले कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान देंगे कि साइंस का रूल क्या कहता है। देखिए, साइंस इज एवरी डायनेमिक। साइंस क्या है? हमेशा परिवर्तनशील है। जैसे हम आप लोग जानते हैं आखिर यदि 2000 से लेकर अभी 2023 तक बात किया जाए तो कितना परिवर्तन आ गया। जैसे आप देख रहे हैं कि 1G 2G 3G 4G 5G देख रहे हैं ना, तो ये क्या है? कंटिन्यू इसमें बदलाव हो रहा है। यदि ऐसा मान लिया जाता आखिर नहीं, हम घर बैठे बैठे लॉन्ग डिस्टेंस तक बात कर सकते हैं, अब इसके आगे कोई खोज की ज़रूरत नहीं है और इसको फिक्स मान लिया तो कोई परिवर्तन होता है क्या? इसलिए साइंस में हमेशा परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो वही कहता है साइंस एवरी डायनेमिक। सब प्रमुख रूल क्या हो गया? साइंस हमेशा परिवर्तनशील है। दूसरा क्या कहता है कि साइंस में ऐसा, विज्ञान में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, साइंस में ऐसा कोई थियरम नहीं है जिसको फाइनल थियरी मान लिया जाए। प्रत्येक थियरम के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इसका अर्थ है क्वेश्चन मार्क का कि आवश्यकता पड़ने पर इसमें बदलाव संभव है। ठीक है, तो वही कहता है नो थियरी इज फाइनल थियरी एंड नो अनक्वेश्चन अथॉरिटी प्रेजेंट इन साइंस। अब आगे हम बढ़ते हैं। मुख्य रूप से साइंस दो तरह का होता है। एक होता है बायोलॉजिकल साइंस यानी जीव विज्ञान, और दूसरा होता है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में मुख्य रूप से जीव जंतु के विषय में अध्ययन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डील्स अबाउट लिविंग, यानी लिविंग माने जीव जंतु, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक जूलॉजी और दूसरा क्या होता है? बोटनी, यानी जंतु विज्ञान। तीसरा बायोलॉजी भी होता है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो होता है उसको फिजिकल साइंस बोलते हैं। फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान नहीं, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को इसमें क्या कहता है? डील्स अबाउट नॉन लिविंग, यानी जहाँ निर्जीव के विषय में अध्ययन किया। जैसे निर्जीव कहने का मतलब दो मैग्नेट दूसरे को खींचता है, या दो चार्ज दूसरे को रिपेल करता है या खींचता है, या ऊपर से कुछ गिरता है तो नीचे आता है, सब क्या है? निर्जीव है, यानी कोई लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग। यानी मुख्य रूप से फिजिक्स में नॉन लिविंग के विषय में ही स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांटा गया, एक भौतिकी यानी फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। तो अब हम लोग को मुख्य रूप से फिजिक्स के विषय में पढ़ना है। हम लोग अब आगे चलते हैं। अब देखिए फिजिक्स, अब आप लोग देखिए ये तो हो गया। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स वर्ड जो हो गया, मुख्य रूप से कहा जाए तो फिजिक्स टर्म जो है फर्स्ट टाइम सबसे पहले अरस्तु ने उपयोग किया था। अब देखिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं। अरस्तु को ही इंग्लिश में अरिस्टोटल बोला जाता है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। अब कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि फिजिक्स टर्म को फर्स्ट सबसे पहले अरस्तु यूज किया था इसलिए फादर हो गए। तो ऐसा बात नहीं है कि आप लोग बता सकते हैं कि आप ही लोग का नामकरण जो करने वाला होगा व्यक्ति, जरूरी है कि फादर ही आपका नामकरण किए होंगे। आपका नामकरण आपके घर में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपके घर में क्या बाहर का भी कोई व्यक्ति कर लेता है। आप कुछ कर रहे हैं, उसी समय कोई देखा उस तरह वही नाम रख दिया और वहाँ से जैसे नाम पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे एक बड़े भैया हैं, वो एक बार खेल रहे थे तो कोई साधु बाबा जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको खेलते हुए देखा और वो क्या था, एक ऊंचे सीढ़ी पर चढ़ गए थे और वहाँ से गिरने की संभावना था। तो साधु बाबा आए और क्या बोले, आई कहाँ हैं विजय के माँ, और वहाँ से उनका नाम विजय पड़ गया। तो नाम रखने वाले कई फादर, जरूरी नहीं कि फादर होंगे, कोई भी नाम रख सकता है। इसलिए आप ये ना समझे कि फिजिक्स टर्म का सबसे पहले उपयोग अरस्तु किया था तो मतलब वो फादर है, ऐसा बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स वर्ड सबसे पहले, फिजिक्स वर्ड जो है मुख्य रूप से यूनान शब्द यानी ग्रीक कह सकते हैं, इंग्लिश में ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया है। फ्यूसिस कुछ बुक में FUSIS मिलता है तो कुछ बुक में
PHUSIS मिलता है। तो आप अपने सुविधा अनुसार इसको उपयोग कर सकते हैं। देखिए तो लेकिन हाँ, ज़्यादा स्टैंडर्ड FUSIS मिलता है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। तो फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, फ्यूसिस, इस शब्द से हुआ है। फ्यूसिस भी आप लिख सकते हैं या PHUSIS भी लिख सकते हैं, जिसका मुख्य रूप से अर्थ क्या होता है, नेचर अर्थात प्राकृतिक। अर्थात फिजिक्स में मुख्य रूप से प्राकृतिक और प्राकृतिक से संबंधित घटनाओं को ही अध्ययन किया जाता है। तो आप अभी फिजिक्स का डिफिनीशन देख सकते हैं कि फिजिक्स डील्स अबाउट द नेचर एंड लॉ ऑफ नेचर, यानी भौतिकी में प्राकृतिक और प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन को ही भौतिकी कहते हैं। ये भी आप डिफिनीशन दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं तो वही कहता है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनान शब्द फ्यूसी से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। अर्थात भौतिक में प्राकृतिक और प्रकृति से संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स को इसलिए प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है, यानी फिजिक्स का दूसरा नाम क्या हो गया, प्राकृतिक विज्ञान। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, छठा पेज में कहता है फिजिक्स ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस। तो आप लोग देखते हैं फिजिक्स में जो भी वैल्यू होता है ना, परफेक्ट और एग्जैक्ट यूज किया है। देखते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। अब आप देखिए मैथ में आप लोग 1.3456 इस तरह से, जैसे 3 डिजिट के बाद होता है तो उसको आप लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ना। लेकिन फिजिक्स में देखिए कि कहाँ तक लिया गया, E बराबर 1.6 बटा इसको हम लिख सकते 10⁻19। इसका मतलब हुआ कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.000 और 19 को 0 के बाद क्या आएगा, ये हमारा 16 आएगा। मतलब इतना छोटा डिजिट को भी हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं, परफेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, पूर्ण कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मैथ के तरह 3 डिजिट के बाद छोड़ देते हैं या 2 डिजिट के अप्रॉक्सीमेट, नहीं। इसमें हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू यूज करते हैं, पूर्ण वैल्यू यूज करते हैं। इसलिए फिजिक्स का दूसरा नाम को पूर्ण विज्ञान भी अर्थात एग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं। किसी को दिक्कत, यानी अब क्या बताया हमको कि आपका फिजिक्स का दूसरा नाम क्या हो गया, पूर्ण विज्ञान, एग्जैक्ट साइंस। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अब कुछ लोग फिजिक्स के फादर के बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखिए 10th स्टैंडर्ड तक लोग फिजिक्स के फादर न्यूटन को बोलते हैं, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड तक एक डिफिनीशन चलता है। लेकिन आप ही समझिए फिजिक्स में बहुत सारे ऐसा डिस्कवरी है जो ईस्वी शुरू होने से पहले हो गया। लेकिन न्यूटन का जन्म आप जानते हैं 18वीं ईस्वी का है। तो न्यूटन का जो जन्म है 18वीं शताब्दी का है। मतलब 18 समय तो फिजिक्स चालू नहीं हुआ। आप देखते हैं चार्ज का जो डिस्कवरी हुआ है 546 ईसा पूर्व हुआ है, यानी ईस्वी शुरू होने से 546 साल पहले फिजिक्स का डिस्कवरी हुआ। फिजिक्स में चार्ज का खोज हुआ और उसके बारे में बहुत सारा, उससे उसी तरह मैग्नेट का भी पहले खोज हुआ। इस तरह से बहुत सारे डिस्कवरी आप देखेंगे फिजिक्स में कि जो न्यूटन के जन्म से पहले हुआ। तो क्या हम फिजिक्स का फादर न्यूटन को कहना उचित है? नहीं। फिजिक्स परफेक्ट रूप से फिजिक्स के फादर हम न्यूटन को नहीं कहते। फिजिक्स के फादर के बारे में एग्जैक्ट जानकारी कहीं नहीं मिलती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि फिजिक्स में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो न्यूटन थे। इसलिए न्यूटन को क्लासिकल फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है। न्यूटन क्या कहता है, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, यानी जो पुराना भौतिकी है उसका फादर उनको कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले थोड़ा बहुत कम डिस्कवरी, लेकिन डिस्कवरी फिजिक्स में तो हुआ था। तो इसलिए हम फिजिक्स के फादर न्यूटन को नहीं कह सकते। हाँ, अंडर 10th तक ये आप फिजिक्स के फादर न्यूटन को कहिएगा तो चलेगा। लेकिन 10th के बाद जब 11th 12th ग्रेजुएशन इस स्टैंडर्ड में आते हैं तो फिजिक्स का फादर न्यूटन को कहना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, फिजिक्स में अलग अलग पार्ट के फादर अलग अलग हैं, ये चल सकता है। लेकिन परफेक्ट पूरे फिजिक्स का फादर न्यूटन को कहना उचित नहीं है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां पॉइंट जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, गैलीलियो कहा जाता है। देखिए गैलीलियो को एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके गैलीलियो पर प्रयोग करना गैलीलियो ने ही प्रारंभ किया। जैसे उन्होंने बताया कि जो हमारे स्टार्स होते हैं, सन होते हैं, मून होते हैं, वो पृथ्वी से काफ़ी बड़े हैं। तो लोगों ने ये उनको मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, टेलीस्कोप बनाया और उसके माध्यम से
उसके बारे में बताया कि देखिए इसके माध्यम से एक्चुअल उसका फिगर ये है, मतलब सन और पृथ्वी जो है, पृथ्वी सन और मून जो है पृथ्वी से काफ़ी बड़े हैं। इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दिखाया। उसी तरह से उन्होंने बताया कि हम लोग के बॉडी पर जो प्रेशर होता है काफ़ी हाई होता है। हम लोग के बॉडी पर जो प्रेशर होता है काफ़ी हाई होता है, इसलिए हम लोग का बॉडी में जो प्रेशर होता है काफ़ी हाई होता है। मतलब उन्होंने बताया कि हमारे बॉडी पे जो प्रेशर होता है ना एक हाथी के वेट के बराबर होता है। तो इस बात को लोग मानने से इनकार कर दिए। तो उन्होंने क्या किया, इस बात को प्रूफ करने के लिए एक वैक्यूम ट्यूब बनाया और उस ट्यूब के अंदर जब उन्होंने एक चूहा को डाला तो उन्होंने देखा कि चूहा पूर्ण रूप से ब्लास्ट उसके अंदर कर गया। तो उस समय के लोगों ने सोचा कि ये कुछ जादू टोना जानते हैं जिसके माध्यम से चूहा को ब्लास्ट कर दिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई जादू टोना नहीं जानते हैं। मुख्य रूप से कहा जाए तो ये जो चूहा ब्लास्ट किया है क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर बाहर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा का दाब होता है और हमारे बॉडी के अंदर भी हवा है, तो दोनों एक दूसरे के बैलेंस किया रहता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है इस तरह अस्थिर रखा गया, तो इधर से जितना फोर्स लगाया जाएगा उतना ही फोर्स इधर से भी लगाया जाएगा, तो ये बॉडी स्थिर रहेगा। लेकिन मान लीजिए एक तरफ से फोर्स हटा दिया जाए तो ये बॉडी आगे बढ़ने लगेगा। तो उन्होंने यही बात बताया कि हमारे बॉडी पर अंदर से जितना एयर का प्रेशर है उतना ही बाहर से है, इसलिए हम लोग ब्लास्ट नहीं करते हैं। लेकिन वही चूहा को जब वैक्यूम ट्यूब के अंदर डाला गया तो ब्लास्ट कर गया, क्योंकि इसके अंदर एयर नहीं था, लेकिन इसके बॉडी के अंदर का प्रेशर काफ़ी हाई था। इसलिए क्या हुआ, जिस तरह से बैलून विस्फोट करता है उस तरह से विस्फोट कर गया। कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ 20th सेंचुरी फिजिक्स यानी मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं या कुछ लोग इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। देखिए न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने सबसे पहले इसका डिस्कवरी करने के लिए न्यूटन ने क्या किया, आखिर न्यूटन ने इस चीज़ को खोज करने के लिए उन्होंने सबसे पहले किया क्या, हाँ, न्यूटन अपना फार्मूला दिया। अब फार्मूला देने के बाद जो भी परिवर्तन हुआ वो उसको आपने देखा, हाँ, जब न्यूटन ने बताया कि फोर्स बराबर जो होता है, न्यूटन ने क्या बताया, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी इनके अनुसार जो मास होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन आइंस्टीन ने बताया 20वीं सदी में कि E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर, मतलब यदि किसी एम मास के बॉडी को लाइट के स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो इस बॉडी के मास जो होगा ऊर्जा में बदल जाएगा। अर्थात मास क्या है, वेरिएबल है, स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन वही न्यूटन के अनुसार जो मास है क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब इन्होंने बताया कि मास क्या है, वेरिएबल है, तो ये न्यूटन की जो थियरी था उसके एकदम अपोजिट हो गया। तो यहाँ से एक नया फिजिक्स के जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और यही फार्मूला को हम आप कह सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का फादर कह सकते हैं कि यही फार्मूला जब आया इससे ही फिजिक्स में काफ़ी बदलाव हुआ। और इस तरह से हम लोग ने मॉडर्न फिजिक्स के फादर को जाना, क्या है, आइंस्टीन, यानी फादर ऑफ 20th सेंचुरी फिजिक्स का ये, या मॉडर्न फिजिक्स का ये, या क्वांटम फिजिक्स का ये, सबका फादर कौन है, आइंस्टीन। ठीक है, अब इस तरह से अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स को मुख्य रूप से दो पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो होता है उसमें मुख्य रूप से कहा जाए, क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स मुख्य रूप से दो तरह का होता है। फिजिक्स मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्या होता है दूसरा, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स जो मुख्य रूप से है, क्लासिकल फिजिक्स जो 19वीं सदी के पहले के जो डिस्कवरी है यानी उसको बोलते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स है। जो 1900 ईस्वी के बाद के जो डिस्कवरी है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स।
क्लासिकल फिजिक्स में जो होता है मास कांस्टेंट रहता है, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में मास बदलता है। क्लासिकल फिजिक्स में वस्तु का वेग जो होता है लाइट के स्पीड से काफ़ी कम होता है, जबकि इसमें मॉडर्न फिजिक्स में वस्तु का वेग लगभग लाइट से बराबर या उससे छोटा होता है। अभी तक पूरे फिजिक्स में कोई भी चीज़ का स्पीड लाइट के स्पीड से ज़्यादा नहीं होता। यदि कोई कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ चलता है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति को साइंस का नॉलेज नहीं है। ठीक है। हाँ, इसमें जो हम पढ़ते हैं मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसमें मास क्या होता है, वेरिएबल होता है। और इस तरह से हम लोग फिजिक्स का बेसिक जानकारी देख लिए। यदि इस वीडियो में कुछ त्रुटि होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसे सुधार किया जाएगा। इस वीडियो को हमने स्लाइड के माध्यम से फर्स्ट टाइम बताया है, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जिसको मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग इस तरह से हम लोग बेसिक क्या क्या बताए आपको, साइंस के डिफिनीसन बताए, साइंस वर्ड कहाँ से आए इसके बारे में बताए, साइंस के रूल बताए, उसके बाद साइंस के दो भाग होता है इसके बारे में बताया, बायोलॉजिकल और फिजिकल। इसके बाद हमने क्या बताया, फिजिक्स वर्ड सबसे पहले अरस्तू ने उपयोग किया था। फिजिक्स वर्ड मुख्य रूप से ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, अर्थात फिजिक्स को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है, या इसमें पूर्ण गिनती होता है इसलिए इसे पूर्ण विज्ञान भी कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का फादर गैलीलियो कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स का फादर न्यूटन कहा जाता है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स का फादर न्यूटन कहा जाता है, जबकि मॉडर्न का फिजिक्स का फादर या 20वीं सेंचुरी फिजिक्स का फादर आइंस्टीन को कहा जाता है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और इसके आगे भी आप लोग को यूट्यूब पर वीडियो डाला जाएगा, आप वहां से फिजिक्स का स्टडी कर सकते हैं।